दोस्तों, मैं विवेक कुमार पांडे आपके साथ स्टडी टू टाइम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के नेक्स्ट टॉपिक महाजनपदों का उद्भव। जब छठी शताब्दी की बात करते हैं तो छठी शताब्दी में महाजनपदों का उद्भव। ये महाजनपद हमारे छठी शताब्दी की जब बात करेंगे तो 16 महाजनपदों में छठी शताब्दी में इन्हें डिवाइड किया गया था। जो ये बांटा गया था तो यहाँ पर जो राजवंश था वो छठी शताब्दी में किसका था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बृहद्रथ का नाम आपने सुना होगा। राजवंश जो शुरुआत हुआ था बृहद्रथ के नाम से ये शासक हुए थे। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली है, इस राजवंश की। और जो ये हमारे 16 जनपद हैं छठी शताब्दी में, 16 जनपदों की भारत देश हमारा बटा हुआ था। और 16 जनपदों की जानकारी जो मिलती है हमें 2 भागों में विभाजित की गई है। एक तो मिलता है बौद्ध ग्रंथों के बारे में पता चलता है और दूसरा है हमारा जैन ग्रंथ। ये बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, ये दोनों ग्रंथ हमें 16 जनपदों को विभाजित के रूप में बताते हैं। जब हम बौद्ध ग्रंथ की बात करेंगे तो इसका एक भाग है जहां पर उल्लेख है अंगुत्तर। और अंगुत्तर में ये बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से पता चला है कि भारत को 16 महाजनपदों में विभाजित किया गया है। और जैन जो ग्रंथ है, यहां पर भगवती सूत्र, इसमें महाजनपदों को विभाजित करने का उल्लेख मिला है। मगध के बारे में सबसे शक्तिशाली यहां पर ये एक महाजनपदों में एक जनपद था मगध भी, जिसके कई नामों से इसका उल्लेख किया गया है। इसका नाम था मगधपुर, बृहदेपुर, वसुमती, कुशाग्रपुर और बिंबिसासुरी। इन नामों से मगध का नाम उल्लेखित यहां पर प्रमाण मिलते हैं। जब हम सबसे शक्तिशाली जनपदों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली जनपद 4 थे शक्तिशाली जनपद। और ये यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्न में से शक्तिशाली जनपद कौन से हैं। मगध, वत्स, कौशल और अवंती, ये 4 आपके महाजनपद हैं। मगध, वत्स, कौशल, अवंती, ये महाजनपद 16 जनपदों में काफी शक्तिशाली थे। दक्षिण भारत में इन महाजनपदों से सिर्फ एक ऐसा जनपद था, एकमात्र, जो दक्षिण भारत में ही अवस्थित था। वो जनपद का नाम क्या है? तो जब 16 जनपदों में बात करेंगे तो दक्षिण भारत में अस्मक जनपद, ये सिर्फ दक्षिण भारत में अवस्थित था। तो दक्षिण भारत में आपने सुना होगा नर्मदा और गोदावरी के दोनों के मध्य में ये अस्मक महाजनपद वहां पर था। इसकी राजधानी की बात करते हैं। अस्मक की राजधानी, इनके 2-3 नाम दिए गए हैं। एक पैठन भी है, पोतन भी है, पोटली भी है। पोटल के नाम से भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये महाजनपदों में एक क्वेश्चन और आता है कि उज्जैन को किस प्राचीन नाम क्या था, या उज्जैन को किस नाम से प्राचीन नाम से संबोधित किया जाता था। एक एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जब हम उज्जैन की बात करेंगे, उज्जैन
उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। अवंती नाम से इन 16 जनपदों में एक जनपद का नाम यहां पर रखा गया है, जो शक्तिशाली जनपद माना जाता है। शक्तिशाली जनपद ये अवंती। उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका के नाम से भी जाना गया है। अवंती 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक उत्तरी अवंती और दूसरा दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती उज्जैन में है और दक्षिणी अवंती का दूसरा नाम इधर जो है ये कहाँ अवस्थित है? ये महिष्मती या पावा या कुशिनारा, इन नामों से इसे संबोधित किया गया है दक्षिणी अवंती को। कई बार एग्जाम में पूछा गया है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ये इसकी स्थापना किसने की थी और ये कहां पर अवस्थित है? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पाटलिपुत्र ये उदयनी नाम आपने सुना होगा। पाटलिपुत्र उदयन ने इसकी स्थापना की थी। यह गंगा के संगम पर इन्होंने एक किले का निर्माण किया था और यह गंगा और सोन जो नदी है इसी के बीच में है। इन्होंने इस किले का निर्माण करने के बाद में उदयन ने उस स्थान का नाम पाटलिपुत्र रखा था। मगध की राजधानी कौन सी है? एग्जाम में पूछा जाता है। मगध की राजधानी राजगृह से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र किसने की थी? ये उदयन ने की थी। फिर यहां पर ऐसे लगातार 6ठी शताब्दी में जो राजवंश हैं ये लगातार बढ़ते चले गए, जैसे कि शिशुनाग वंश आता है, नंद वंश आता है, मौर्य वंश आता है और मौर्य वंश की ये लगातार राजधानी पाटलिपुत्र। ये तीनों जो मैंने आपको बताए हैं, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और नंद वंश, ये तीनों वंशों की राजधानी पाटलिपुत्र रही है। यहां पर पाटलिपुत्र में बौद्ध की जो बौद्ध मैंने आपको पढ़ाया था संगीति, यहां पर तीसरी वाली हुई थी। ये कब हुई थी बौद्ध संगीति? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 2500 ईसा पूर्व में हुई थी। किसने बुलाई थी? ये 2500 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा यहां पर बौद्ध संगीति बुलाई गई थी। ये मैंने आपको तीसरी संगीति ये अशोक ने बुलाई थी। अशोक कौन से वंश से संबंधित हैं? मौर्य वंश से संबंधित हैं। गुप्त काल में, पाटलिपुत्र के बारे में बात कर रहे हैं, गुप्त काल में भारतीय संस्कृत और सभ्यता का महान केंद्र माना गया है पाटलिपुत्र को। सर्वप्रथम सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको राजधानी बनाया। क्या यह सही है या गलत? ये कई बार एग्जाम में से पूछा जाता है, लेकिन आपको एक बार मैं बता देता हूं, एग्जाम में पाटलिपुत्र के बारे में एक कहीं पर मतभेद हुआ है कि पाटलिपुत्र को राजधानी उदयन ने बनाया है, और यहां पर जब हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो अगर ऑप्शन में उदयन का नाम नहीं है तो आप इसे चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भी दे सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसको राजधानी बनाया था, लेकिन प्रथम राजधानी उदयन द्वारा बनाया गया है। एक और क्वेश्चन आता है उदयन और वासदत्तता के बारे में। वासदत्तता, इन दोनों की एक दंत कथा है। इस दंत कथा में उज्जैन से जो संबंधित महाकवि भस्म एक नाटक है स्वप्नवास वदत्तम, इसमें इनके दंत कथा के बारे में लिखा गया है। वत्सने उदयन और आवंती नरेश जो तो प्रद्योत, इनकी जो पुत्री है उसका नाम है वासदत्तता। वासदत्तता इनकी पुत्री का नाम है और उदयन ये भी वत्स नरेश थे।
वत्स किसका नाम है? ये महाजनपदों में 16 महाजनपदों में एक जनपद का नाम है। ये वहां के शासक उदयन थे। इनकी प्रेम कथा के बारे में यहां पर उल्लेख किया गया है इस दंत कथा में, और ये उल्लेख जब ये उदयन कारागार में थे उसी समय की ये कथा कही गई है। यहां पर जब हम बात करते हैं, एक टॉपिक आपका आता है बुद्ध काल के समय में। बुद्ध काल गंगा घाटी में जो गणराज थे वो कौन कौन से थे और किससे संबंधित थे? तो जब कपिल वस्तु की बात करते हैं तो मैं आपको इंपॉर्टेंट 4-5 इनके 5-7 नाम हैं जो मैं बता दे रहा हूं। कपिल वस्तु के शाक्य, सुमसुमार गिरी के भग्ग, और अलकप के बुली, केशपुत्र के कालाम, रामगाम के कोली, और कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल से संबंधित है ये, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, ये वंश से संबंधित है। मिथिला के विदेह, आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये गणराज्य से इनके नाम संबंधित हैं। पहला गणतंत्र स्थापित और गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये दो इसमें क्वेश्चन बनते हैं। पहला गणतंत्र कहां से शुरू किया गया या गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां से ली गई, ये किससे संबंधित है? तो ये वैशाली के लिच्छवियों द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। पहला गणतंत्र स्थापित किया गया है। श्रावस्ती में नगर विन्यास कैसा था? अर्धचंद्राकार था, आयताकार था, वृत्ताकार था, या इनमें से कोई नहीं? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जब हम श्रावस्ती की बात करते हैं नगर विन्यास, तो वो अर्धचंद्राकार का यहां पर नगर विन्यास था। इसका उल्लेख कहां किया गया है और यह किसके द्वारा किया गया है? 1861 ईस्वी की बात करते हैं, ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका उल्लेख किया है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है कि इस मगध जनपद के बारे में, इसकी स्थापना किसने की है, संस्थापक किसे कहा गया है, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? तो वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार को माना गया है, बिंबिसार। अच्छा, इनका शासनकाल के बारे में कई बार पूछा गया है। 544 से लेकर के और 544 से लेकर के 592 ईसा पूर्व इनके राज्य के बारे में बताया गया है। इनका वंश किस कुल से ये संबंधित थे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। हर्यक वंश से ये बिंबिसार संबंधित थे। मगध की, उस समय ये कहां के राजा थे? मगध की राजा बिंबिसार के समय में राजधानी क्या थी? राजधानी का जब नाम आता है तो यहां पर राजगृह के कई नाम दिए गए हैं। मगध की राजधानी, उस टाइम राजधानी जो थी वो राजगृह, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पाटिलपुत्र भी इसका नाम था और दूसरा इसका गिरिव्रज भी नाम था इसका। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि ये राजगृह कहां पर अवस्थित है? ये बिहार जनपद में ये अवस्थित है। इसकी उत्कर्षण की अगर अवधि पूछी जाती है, ये कौन सी सदी से संबंधित है? जब सदी की बात करते हैं तो ये 6ठी शताब्दी के बीच से संबंधित रखी है। मगध जनपद में प्रारंभिक राजवंश की जो स्थापना है वो बिंबिसार के नाम से शुरुआत तो हुई है, लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना की जब बात आती है, ये संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक। और जब स्थापना की बात करते हैं तो वसु के पुत्र और जरासंध के पिता, उनका नाम था बृहद्रथ।
बृहद्रथ, इन्होंने वास्तविक इसकी स्थापना की थी। बिंबिसार ने मगध में 545 ईस्वी में 545 ईसा पूर्व में 545 ईसा पूर्व में इस हर्यक वंश की स्थापना की थी। किस वंश की? हर्यक वंश की स्थापना 545 ईसा पूर्व में किसके द्वारा हुई थी? बिंबिसार के द्वारा हुई थी। बिंबिसार के पुत्र जिनका नाम था अजातशत्रु, अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व बिंबिसार की हत्या कर दी थी और हत्या कर देने के बाद मगध का शासक बना। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मैं आपको क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं कि ऐसा मगध का कौन सा राजा था जिसे पितृहंता के नाम से भी, पितृहंता शासक के नाम से भी संबोधित किया जाता था? तो ये अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने, इनके पुत्र का नाम था अजातशत्रु, अजातशत्रु, और इसके कई नाम हैं। इसका नाम पितृहंता, पितृहंता का मतलब पिता की हत्या करने वाला, और कुड़िक, कुड़िक ये भी इसी का नाम था। इसने शासन अजातशत्रु ने कब किया है? 493 ईसा पूर्व इसने अपने पिता की हत्या करने के बाद मगध का शासक बन जाता है। अजातशत्रु जो था, अजातशत्रु के पुत्र जिनका नाम था उदयन, इनके पुत्र का नाम था उदयन, और इन्होंने अपने पिता की हत्या करके, किसकी? अजातशत्रु की हत्या करके, इन्होंने, उदयन ने 461 ईसा पूर्व अपने पिता की हत्या करके मगध का शासक बना। मगध का शासक उदयन के शासन काल में राजधानी भी पूछी आती है। उस टाइम उदयन के समय राजधानी क्या थी? उस समय पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। क्या थी? पाटलिपुत्र। और इसका जो प्रमाण मिला है पाटलिपुत्र का कि उदयन के समय राजधानी पाटलिपुत्र है, इसका अगर प्रमाण पूछा जाता है तो गार्गी संहिता और वायु पुराण के माध्यम से पता चलता है कि पाटलिपुत्र उदयन के समय में राजधानी थी। और एक क्वेश्चन आता है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हर्यक वंश अंतिम शासक, ये एग्जाम में अंतिम शासक, यहां पे उदयन के जो पुत्र थे, उदयन के जो पुत्र थे उनका नाम था नागदशक। नागदशक ये हर्यक वंश के अंतिम शासक थे। नागदशक ने 412 ईसा पूर्व में नागदशक की जो हत्या है, एक आमत्य है, आमत्य शिशुनाग, इन्होंने नागदशक की हत्या कर दी 412 ईसा पूर्व, और यहां से ही नागदशक के बाद हर्यक वंश की समाप्ति हो जाती है। अंतिम शासक हर्यक वंश का नागदशक होता है। और उसके बाद में जब आमत जो शिशुनाग है, ये शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करने के बाद अपने शिशुनाग वंश की, शिशुनाग वंश की स्थापना की।
ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा ही की गई थी। उस समय राजधानी पाटलिपुत्र उस समय राजधानी जो मैंने आपको बताया था, उदयन के समय पाटलिपुत्र थी, नागदशक के समय पाटलिपुत्र थी, और जब शिशुनाग वंश की स्थापना होती है तो पाटलिपुत्र से इसकी राजधानी वैशाली हो जाती है। वैशाली राजधानी यहां से पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली को शिशुनाग के द्वारा लाई गई थी। जब हम बात करते हैं शिशुनाग के उत्तराधिकारी की, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन बना या कौन था। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक, आपने नाम सुना होगा कालाशोक। ये शिशुनाग के बाद में शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी बनता है। और कालाशोक जब शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी बन जाता है तो वैशाली से पुनः अपनी राजधानी चेंज करके पुनः राजधानी वहीं पाटलिपुत्र फिर ले आता है। शिशुनाग वंश में ये अंतिम शासक के बारे में पूछा जाता है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? ये अंतिम शासक की जब बात करें तो अंतिम शासक नंदीवर्धन, अंतिम शासक यहां पर नंदीवर्धन को माना जाता है। यहीं से ही नंदीवर्धन से ही नंद वंश की स्थापना होती है। कौन से वंश की? नंद वंश की। जब नंद वंश की बात करते हैं तो यहां पर संस्थापक महापद्म नंद, यहीं से ही महापद्म नंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना मानी गई है। और ये जो महापद्म नंद है ये एक शूद्र शासक था ये। और इसके द्वारा इसको उपाधि दी गई, एक राट और एक छत्र, ये दो उपाधियां इस महापद्म नंद को दी गई थी। इसे ही क्षत्रिय नाशक भी कहा गया है, इसने क्षत्रियों का नाश भी किया था। दूसरा इसका नाम महापद्म नंद का परशुराम अवतार भी कहा गया है। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक की जब नंद वंश की बात करें, अंतिम शासक, तो अंतिम शासक यहां पर घनानंद को बताया गया है। और ये घनानंद उस समय जब सिकंदर की बात करते हैं तो सिकंदर के समकालीन था, सिकंदर के शासक के समकालीन था। समकालीन की भी अगर कभी एग्जाम में कोई चर्चा की जाए कि घनानंद नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे या नंद वंश के समय में सिकंदर का समकालीन शासक कौन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ महाजनपद जो है मगध के 16, इनमें हमारे भारत की स्थिति में कौन सा जनपद कहां पर था, सबसे महत्वपूर्ण आता है। वैसे अगर हम बात करें तो 16 जनपदों के नाम अंग, मगध, काशी, वज्जी, वत्स, कौशल, अवंती, मल्ल, पांचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक और गांधार, ये मगध के 16 महाजनपद थे। इन महाजनपदों में
सबसे महत्वपूर्ण आता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनकी राजधानियों से और कभी कभी आपसे उनकी स्थिति के बारे में भी पूछा जाता है। तो मगध के ये 16 महाजनपद कौन कहां पर अवस्थित था, इसके बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका आता है अंग महाजनपद आपका यहां पर आता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अंग महाजनपद ये वर्तमान समय में स्थिति अगर इससे पूछी जाती है तो ये भागलपुर जो बिहार का एरिया है वहां पर ये अंग का पूरा ये राजधानी वर्तमान स्थिति भागलपुर मुंगेर वाला जो क्षेत्र है वो माना जाता है। उसके बाद में आता है हमारा मगध। मगध जो है ये है आपका मगध, और मगध के बाद में आता है हमारा काशी। काशी का जो एरिया है ये आपका लगभग पड़ेगा उत्तर प्रदेश का ये एरिया है काशी। काशी वाराणसी जो आपने सुना होगा। और काशी के बाद में आता है हमारा वत्स। वत्स जो है ये हमारा लगभग यहां का एरिया है वत्स। जब वत्स के बारे में बात करते हैं तो ये इलाहाबाद के ही आसपास का थोड़ा सा एक क्षेत्र है। जैसे प्रयागराज आपको यहाँ पे पड़ेगा, जो ये गंगा नदी जो आपकी निकली हुई है उसके आसपास में एक इलाहाबाद के क्षेत्र में वत्स एक जगह का नाम था, उसी के क्षेत्र में ये भी एक महाजनपद इलाहाबाद के आसपास का ही है। वत्स के बाद में आता है वज्जी। ये वज्जी कहाँ पर है? ये आपका वज्जी वाला एरिया यहाँ पे पड़ेगा। ये है आपका वज्जी। वज्जी विदेह या लिच्छवी वंश की स्थापना यहीं से है। लिच्छवी वैशाली वाला जो एरिया है ये वज्जी से ही संबंधित है। कौशल, कौशल कहां पर आपका पड़ता है? ये इधर ही आपका उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ये कौशल एरिया पड़ेगा। ये अवध वाला जो उत्तर प्रदेश का जो अवध का क्षेत्र है ये कौशल महाजनपद वाला क्षेत्र माना जाता है। कौशल के जस्ट ऊपर आपका एक एरिया आता है मल्ल, और जस्ट इसके ऊपर मल्ल के पांचाल वाला जो एरिया है ये आपका पांचाल वाला जो एरिया है। वर्तमान की अगर स्थिति पूछी जाए तो ये उत्तर प्रदेश का जो बरेली बदायूं फर्रुखाबाद वाला जो एरिया है इस एरिया में इसी क्षेत्र को हम पांचाल महाजनपद के रूप में जानते थे। पांचाल के बाद में आपका आता है चेदी वंश। चेदी वंश ये कहां पर है? ये आपका चेदी वंश लगभग इस क्षेत्र में पड़ता है। चेदी वंश में वैसे बताता हूं, ये बुंदेलखंड जो एरिया है उत्तर प्रदेश का, ये दक्षिणी वाला एरिया है बिल्कुल। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का इस स्थान पर लगभग ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश का, वैसे मैंने बहुत नक्शे में अलग अलग लिख दिया है लेकिन वर्बली में बता देता हूं कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी वाला एरिया है वहां पर ये आपका चेदी वंश या चेदी महाजनपद यहीं से ही इसका क्षेत्र माना गया है। चेदी के बाद में आता है आपका कुरु। कुरु कहां पर है? ये आपका एरिया इधर का पड़ता है कुरु। ये कुरु कहां से संबंधित है? हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ इसके जो राजधानी है ये रही है। ये आपका एरिया पड़ता है दिल्ली, मेरठ उत्तर प्रदेश, और लगभग थोड़ा सा एरिया आपका हरियाणा का भी आता है कुरु में। जब बात करते हैं मत्स्य एक महाजनपद है, वो आपका इस साइड में आपको पड़ेगा मत्स्य का जो क्षेत्र है इसकी जो राजधानी थी वो थी आपकी विराटनगर इसकी राजधानी थी। और जो आपका जयपुर राजस्थान का जो क्षेत्र है ये आपका भरतपुर जयपुर वाला जो क्षेत्र है ये आपका पड़ेगा अलवर वाला क्षेत्र मत्स्य के बीच में। सुरसेन की जब बात करते हैं, सुरसेन ये
आपका पड़ता है, जो क्षेत्र पड़ेगा मथुरा वाला, उत्तर प्रदेश में सुरसेन। उत्तर प्रदेश का जो मथुरा वाला क्षेत्र है ये आपका पड़ेगा सुरसेन। एग्जाम में पूछा गया है सुरसेन के बारे में। इसको अगर हम बात करें, ये मथुरा को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है ब्रजमंडल। ब्रजमंडल के नाम से भी इसे संबोधित किया गया है। अस्मक, अस्मक ये दक्षिण का सबसे लास्ट, अगर हम बात करें तो भारतीय स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो एक नदी है आपकी गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी के थोड़ा सा ऊपर ये अस्मक महाजनपद यहां पर अवस्थित था। अस्मक की जो स्थिति है नर्मदा और गोदावरी के मध्य में मानी जाती है। इसके बाद में आता है गंधार की बात करते हैं। गंधार वर्तमान स्थिति अगर हम बात करें तो एक तो स्थिति इसकी जो दिखाई जाती है बिल्कुल आपके कश्मीर वाला थोड़ा सा एरिया आता है, इसमें पाकिस्तान का भी एरिया आता है। ये है गांधार का, ये कश्मीर का, पाकिस्तान का और थोड़ा सा आपका एरिया ये उत्तर प्रदेश के बीच में रहा है। इसी के जस्ट थोड़ा सा अगर ऊपर देखेंगे तो ये आपका इधर गंधार के जस्ट बराबर में यहाँ पर है पेशावर, और पेशावर के जस्ट यहाँ पर है आपका कंबोज। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका पेशावर हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में कौन सा कहां पर अवस्थिति है। इसमें ये महाजनपदों की जो चर्चा मैंने आपसे की है ये काफी महत्वपूर्ण है। जब पाटलिपुत्र की बात करते हैं तो आपका पाटलिपुत्र यहां पर है। तो इस तरीके से अलग अलग ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब हम बात करते हैं, वैसे हम वर्बली आपको बताते हैं काफी, अगर आपको इसमें लग रहा है कि कौन सा जनपद कहां पर और कौन सी राजधानी, तो मैं एक बार वर्बली आपको बताता हूं, आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अंग की जो राजधानी थी वो थी चंपा, और उस समय जो वहां का जो राजा था, शासक था, वो ब्रह्मदत्त था। मगध बिंबिसार और अजातशत्रु की समय की बात है, और उस समय जो उसकी राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रज के नाम से है। जो मगध है वो आपका पड़ता है पटना गया बिहार वाला क्षेत्र है। काशी का उस समय शासक था अजातशत्रु, इलाहाबाद वाला एरिया है, और इसकी उस समय राजधानी थी वाराणसी। वत्स है उदयन, उस समय शासक थे। और जो ये क्षेत्र है कौशाम्बी है, कौशाम्बी वहीं इलाहाबाद के, वैशाली और कौशाम्बी बहुत दूरी नहीं है, आसपास का ही एरिया है। वज्जी लिच्छवी वंश से संबंधित है, लिच्छवी वंश के राजा वहां पे थे। जो वैशाली और उत्तरी जो बिहार है वो क्षेत्र यहां पर आज के वर्तमान में है। आवंती के जो राजा थे वो चंद्रप्रद्योत थे, और आवंती को एक बार मैं और क्लियर कर दे रहा हूं, कभी कभी उज्जैन का प्राचीन नाम भी पूछा जाता है। तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वो या तो आपको अगर कहीं पे अवंतिका आ जाए तो अवंतिका भी उसका नाम था, और दूसरा इसका नाम था उत्तरी अवंती। दो नामों से उज्जैन को संबोधित किया गया है। जो अवंती है वो दो भागों में बटी हुई थी, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। दक्षिणी जो अवंती है उसका और भी नाम महिष्मती, पावा और कुशीनारा। ये देवरिया उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है ये दक्षिणी अवंती उसे मानते हैं। और दक्षिण और पश्चिम वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, दक्षिण और पश्चिम का जो क्षेत्र जाएगा मध्य प्रदेश का, उसे हम उत्तरी अवंती वो मानते हैं उज्जैन वाला जो क्षेत्र है वो दक्षिण पश्चिमी वाला मानते हैं। मल्ल के उस समय जो क्षेत्र की बात करते हैं तो आज के समय में
ये देवरिया वाला पड़ता है। और जो अवंती वाला है, अवंती वाला दोनों क्षेत्र उज्जैन के दक्षिण से पश्चिम तक ये उज्जैन वाला जो क्षेत्र है ये अवंती से, कई बार क्वेश्चन आया है, इस वजह से मैं आपको एक बार रिपीट करवा दे रहा हूं कि अवंती दक्षिण और पश्चिम दो क्षेत्रों में जो उज्जैन वाला है वहां पर अवंती को बताया गया है। और जबकि मल्ल की जो राजधानी पावा कुशिनारा थी वो देवरिया उत्तर प्रदेश की है। पांचाल की जब बात करते हैं, पांचाल वो काम्पिल अहिछत्रक इसकी राजधानी थी। ये बरेली, बदायूं और जो मैंने फर्रुखाबाद आपको बताया है ये उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। सूरसेन से मथुरा से संबंधित है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अस्मक ये पोटली या पोतन के नाम से है इसकी राजधानी। और गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम शक्तिशाली शासक मगध जनपद में कौन था? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि प्रथम शक्तिशाली शासक बिंबिसार को माना जाता है। किसको माना जाता है? बिंबिसार। और इसमें क्वेश्चन आता है हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश ये कब से और कब तक थे? तो मैं आपको सीक्वेंस वाइज आपको एक बार बता देता हूं। हर्यक वंश का 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व, 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व के बीच में हर्यक वंश माना जाता है। उसके बाद में आता है नंद वंश। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से लेकर के 323 ईसा पूर्व, 344 से 323 ईसा पूर्व नंद वंश माना जाता है। फिर मौर्य वंश। मौर्य वंश की जब बात करते हैं तो 323 से लेकर के 184, 323 से लेकर के 184 ईसा पूर्व मौर्य वंश को माना जाता है। और अंतिम है आपका यहां पर शुंग वंश। जब शुंग वंश की बात करते हैं तो 184 से लेकर के 75 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। ये एग्जाम में हो सकता है आपसे कई बार पूछा भी गया एक दो बार, और हो सकता है अगर कभी पूछ दे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा वंश कब से और कब तक के बीच में माना गया है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कालपी नगर ये कहां पर स्थित है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कालपी नगर कौन से नदी के किनारे पर स्थित है? ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश का जो जालौन जिला है ये वहां पर ये स्थित है। इसका प्राचीन नाम कालपी नगर का क्या था? एग्जाम में पूछा गया है। इसका प्राचीन नाम कालप्रिया था। और यहाँ के इसका कालपी नगर की स्थापना अगर पूछी जाए या कालप्रिया की जो नींव है या किसने बसाया था, वो राजा वासुदेव के द्वारा इस कालपी नगर, और इसका दूसरा नाम कालप्रिया के नाम से भी जाना जाता है, कालप्रिया। और इसको बसाने वाले जो बसाया गया था, ये किसके द्वारा बसाया गया था? वासुदेव के द्वारा बसाया गया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और कौन सी नदी के किनारे है? ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहे।